हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टार्ट माता चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम जैसे बीएचयू का प्रिपरेशन कर रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हो लॉ प्रोग्राम के लिए, तो 5 ईयर और 3 ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके जजमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं ग्रेड जजमेंट क्या होता है और लैंडमार्क जजमेंट क्या होता है। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस आप समझ लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेड जजमेंट क्या होता है और लैंडमार्क जजमेंट क्या होता है। ग्रेड जजमेंट वो होता है जो रिस्टोर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को, मतलब दैट मीन संवैधानिक महत्व को रिस्टोर करता है। किसी भी तरह की राजनीति जो है हो रही है अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके, तो उसको जो है रोकने के लिए, जो है रिस्टोर करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलने के लिए जो जजमेंट दिया जाता है उसे हम ग्रेड जजमेंट कहते हैं। कीप इन माइंड रखिएगा ग्रेड जजमेंट क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जो है ये देश नहीं चलता, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलता है। चाहे वो कोई भी हो, पॉलिटिशियन हो, सर्वोच्च संस्था हो या फिर इंडिविजुअल व्यक्ति हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही उसको इस देश में रहना है। तो उस पर अगर किस तरह का वायलेशन आता है तो जो जजमेंट दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रेट जजमेंट। और अपार्ट फ्रॉम एल्स लैंडमार्क जजमेंट क्या होता है, तो लैंडमार्क जजमेंट जो है न्यू डायरेक्शन सेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकिंग से बियॉन्ड जाके। दैट मीन जो कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट है हमारा उससे बाहर जाके सोचता है कि हाँ ये होना चाहिए, वो पहले ऐसे किया गया था लेकिन अब जो है आज के अकॉर्डिंग जो है ये ऐसा होना चाहिए। इस पे जो है तो जो जजमेंट इस तरह के दिए जाते हैं कि नया जो है एक बेंचमार्क सेट कर देता है सोसाइटी में, उसे हम जो है लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं। तो अब ये आपको जो है आसानी समझ में आ गया होगा कि ग्रेट जजमेंट क्या होता है और लैंडमार्क जजमेंट क्या होता है। और एक बेसिक और शाब्दिक अर्थ में ये समझ लो आप कि ग्रेट जजमेंट वो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को संरक्षित करता है। दैट मीन कि प्रोटेक्ट करता है, संरक्षित करता है कि उससे बियॉन्ड आप कोई काम नहीं कर सकते। और लैंडमार्क जजमेंट जो है एक पुनर्जीवित ओपन एंड न्यू डायरेक्शन सेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही एक न्यू डायरेक्शन सेट करता है जो बेंचमार्क क्रिएट करे सोसाइटी में, उसे हम लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला केस था ये पर्सनल लिबर्टी पे प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश बाय द लॉ। दैट मीन कोई भी कार्य जो है आपको जो प्रोसीजर है लॉ द्वारा बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। इस केस में जो पेटिशनर थे, याचिकाकर्ता थे AK गोपालन, उनको जो है इलीगल तरीके से डिटेन कर दिया गया था पुलिस कस्टडी में। तो उन्होंने जो है आर्टिकल 32 के तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जिसे BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, संविधान की आत्मा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। आर्टिकल 32 नोट डाउन करके रख लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक एक आर्टिकल के बारे में भी आपको डिटेल बताते चलूँगा। इसके तहत उन्होंने जो है एक रिट पिटीशन डाला कि इलीगल तरीके से डिटेन किया गया, उनका जो है फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया। आर्टिकल 13, आर्टिकल 19, 21 एंड 22। आर्टिकल 13 यू नो डेट किस लिए बताया गया है यहाँ पे जो है वो आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन को पारमानेंटेंसी देता है रेस्पेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग। दैट मीन मौलिक अधिकार के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोच्च बताता है आर्टिकल 13। वहीं आर्टिकल 19 जो है भारत के सिटीजन्स को एक सर्टेन जो है लिबर्टी देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फिर असेंबली का, फिर एसोसिएशन बनाने का, कहीं भी घूमने का आपका, उसके बाद जो है किसी भी टेरिटरी में सेटल होने का, कहीं भी आप पूरे ऑल इंडिया में सेटल हो सकते हैं और कोई भी बिजनेस या ट्रेड अपना सकते हैं। एंड आर्टिकल 21 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट जो आपका प्रोटेक्ट करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसका भी एक हनन था इलीगल डिटेंशन में। और 22 जो ये कहता है कि कोई भी डिटेंशन जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो गलत तरीके से उनको डिटेन किया गया था, तो इसका भी हनन था। तो इसका जो है टोटल तरीके से वायलेट किया गया था इनका। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो है जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए ये कहा कि जो है जो भी प्रोसीजर आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किया गया है उसी के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन या जो है व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है। उससे बाहर जाके अपने पावर का यूज नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो उसी पे बेस्ट केस था, लेकिन 28 साल बाद ये केस हुआ था। पर्सनल लिबर्टी का प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, ये तीनों होने चाहिए। सही होने चाहिए, जस्टिफिकेबल होना चाहिए और रिजनेबल होना चाहिए। क्यों हम इलीगल तरीके से डिटेन कर रहे हैं या उनको पकड़ा जा रहा है या रोका जा रहा है किसी भी चीज़ को करने से, उनके फंडामेंटल राइट को क्यों जो है प्रिवेंट किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट केस था, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का। ये अब्रॉड जब जा रही थी तो इनको एयरपोर्ट पे जो है रोक दिया गया और इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, जो टोटली
जो है इनका जो है आर्टिकल 21 का जो है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो है वायलेशन था, वहाँ पे उनका पासपोर्ट इलीगल तरीके बिना इन्हें बताए कि आपका जो है ये जुर्म है या इस तरीके से आपने ये किया है, वायलेट किया है फंडामेंटल राइट को, या फिर जो है आपने गलत काम किया है इस देश में, ये कुछ नहीं बताया गया और जो है इलीगल तरीके से इनको जो है रोक दिया गया था। तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा था कि जो है किसी भी व्यक्ति का जो है पर्सनल लिबर्टी को वायलेट नहीं किया जा सकता। द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय द लॉ टू बी फेयर, जस्ट एंड रिजनेबल होना चाहिए, नॉट टू बी फैंसीफुल, ऑपरेसिव और आर्बिट्री होना चाहिए। मतलब कि कोई भी कृत्य जो है वो सत्य होना चाहिए, उचित होना चाहिए और रिजनेबल ग्राउंड होनी चाहिए उसका, ना कि जो है मनमाना होना चाहिए, ज़बरदस्ती किया हुआ कार्य होना चाहिए, खुद का जो है इलीगल तरीके से या ऑब्रेसिव तरीके से बदला लेने की नीयत से जो है किया गया कार्य होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा, पर्सनल लिबर्टी वायलेशन का केस था ये। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है आपके लॉ एंट्रेंस में, वो है द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और ये केस बेस्ड था केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है ये, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठी थी उसमें 13 जजों का बेंच था ये। इस केस में ये कहा गया था कि वेदर द पार्लियामेंट इज अमेंडेड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वाज द लिमिट ऑफ द पावर। मतलब अगर कोई जो है पार्लियामेंट अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या पावर होनी चाहिए, इस केस में डिसाइड किया गया था। क्योंकि इसके पहले एक केस था रे बारबरी यूनियन का, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है कुछ भी। लेकिन इस केस में जो है ओवर रूल्ड करते हुए अपने जजमेंट को उसने ये कहा कि जो है प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कैन नॉट रिकाउंटर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। कोई भी अमेंडमेंट हो रहा हो तो पार्लियामेंट का इसमें जो है बेसिकली पावर निर्धारित किया गया है कि आप जो है कितने लिमिट तक जो है आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था ये। इसमें जो है इससे रिलेटेड केस था IG गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इसमें जो है आर्टिकल 13 के बारे में बात किया गया, नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया था, लेकिन बाद में माना गया कि ये फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग ही है और बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कुड नॉट बी एब्रोगेट इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एब्रोगेट नहीं किया जा सकता बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिसाइडिंग केस है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में किस केस में बात किया गया था। तो आपका राइट आंसर जो है केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला रहेगा। 1973 का ये केस था। अगर इससे रिलेटेड केस आता है कि प्रेम्बल किस में जो है बेसिक पार्ट नहीं बताया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो बारबरी यूनियन का था केस। तो हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस पे जो है एक केस तो डेफिनेटली आता ही है। अगर आप जो है AU BHU या फिर जो है DU AMU का इवेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, जो बेस्ट लॉ कॉलेज हैं, उसमें तो ज़रूरी आता है। तो ये नोट डाउन करके केस जरूर रख लीजिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का किस केस में बात किया गया था। तो केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के बारे में, पर्सनल लिबर्टी मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। अब नेक्स्ट हम केस की बात करेंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर का ही बात करता था, उससे रिलेटेड ही केस था केशवानंद भारती के बाद। मिनेर्वा मिल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस था। क्योंकि जो 42 अमेंडमेंट 1976 में हुए थे उसमें बहुत ही लार्ज पार्ट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो है अमेंडमेंट किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन था ये अमेंडमेंट द्वारा। इसको जो है चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया कि ये जो है सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इस केस में कि ये जो है हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन एन इसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का इसेंशियल फीचर है और बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट और DPSP में। इसको जो है लार्ज तरीके से छेड़छाड़ या जो है रिकाउंटर नहीं किया जा सकता। और इसमें जो है 42 अमेंडमेंट जो हुआ था उसको जो है इनवैलिडेट करते हुए कोर्ट ने जो है अपना डिसीजन इस पे देते हुए यह बताया कि पार्लियामेंट के पास पावर एक लिमिट तक ही है, वो उससे बाहर जाके वर्क नहीं कर सकता है। बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो है छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, रिकाउंटर नहीं किया जा सकता। और यह जजमेंट सुनाते हुए साफ साफ उसने कहा कि जो है सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि पार्लियामेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम और इसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा जो है देश ये चलता है और इसी के अकॉर्डिंग चलेगा भी। इस केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था वो 4-1 के अपने निर्णय से यह सुनाया कि क्लास 4 और क्लास 5 जो आर्टिकल 368 का था वो वायलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, स्ट्रक डाउन किया गया। और क्लास 4 यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ आपका, ये क्लास 4 बात करता है संविधान संशोधन के बारे में, इंक्लूडिंग पार्ट 3
ये आफ्टर जो है 42nd अमेंडमेंट आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लास पे डिसीजन दिया था। एंड हाँ, एक नोट डाउन और कर लीजिएगा, 42 अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो 42nd अमेंडमेंट को कहते हैं, याद रखिएगा। क्लास 5 में शंकाओं को दूर करने के लिए संसद की संविधान शक्ति की सीमा के बारे में बात किया गया है। ओवरऑल आप ये समझिए कि मिनर्वा मिल केस में यह का सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास लिमिट पावर है, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, उससे बियॉन्ड जाके वर्क नहीं कर सकता। और आर्टिकल 368 जो है एक लिमिट पावर के लिए बनाया गया है कि कोई भी अमेंडमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी किया जाए, अदरवाइज बेसिक स्ट्रक्चर क्लास अगर वो छेड़छाड़ होता है कॉन्स्टिट्यूशन के तो वो जो है सही नहीं माना जाएगा, उसको जो है इनवैलिडेट करार दिया जाएगा। होप ये केस अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में किस बात की बात की गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये भी था, लेकिन ये जो है फंडामेंटल राइट को जो है चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, बेसिकली इस पर ही बेस्ड था ये। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, रिसेंट केस है, ये बहुत पुराना नहीं है, ये 2014 का केस है। ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड केस था, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ये रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन एज अ थर्ड जेंडर, मतलब दैट मीन मेल फीमेल के अलावा जो ट्रांसजेंडर हैं, यूनक हैं, उनको जो है एक लीगल मान्यता दी गई इस केस के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये इसीलिए क्योंकि उनको जो एक लीगल मान्यता प्राप्त नहीं था, कहीं भी उनका प्रावधान नहीं दिया जाता। अब आप देखते भी होंगे जो भी कोई फॉर्म फिलअप करने जा रहा हो उसमें जो है जेंडर ऑप्शन में आपको मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर का एक ऑप्शन मिलता है, वो इसी के बाद ले आया गया था, इस केस के बाद ही। उसके पहले केवल मेल और फीमेल ही मेंशन रहता था जेंडर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था ये। और इस केस में जो है ये कहा गया, ये जो केस था ये नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नालसा का फुल फॉर्म भी पूछता है, याद रखिएगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस था ये। नालसा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये भी। इस केस में जेंडर आइडेंटिटी के बारे में बात की गई थी कि थर्ड जेंडर भी जो है डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, आर्टिकल 19 जो है लिबर्टी देता है 6 फ्रीडम का विथ फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ, और जो है आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। यहाँ पे वायलेशन था उस चीज़ का थर्ड जेंडर वाले पर्सन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि यूनक्स देयरफॉर हैव कंसीडर्ड एज अ थर्ड जेंडर ओवर द एबव बाइनरी जेंडर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। दैट मीन जो मेल या फीमेल नहीं है, नपुंसक है, देयर हैव बीन कंसीडर्ड एज अ थर्ड जेंडर, उनको थर्ड जेंडर कंसीडर किया जाएगा। और जो है कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है एक स्टेप ले सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड का सिटीजन एक्सटेंड टू ऑल काइंड ऑफ रिजर्वेशन इन द केस ऑफ एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और द पब्लिक अपॉइंटमेंट। सभी जगह उनको, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर जो है पब्लिक अपॉइंटमेंट हो, वहाँ पे जो है इनको एडमिशन एज ए रिकन्सिडर थर्ड जेंडर की तरह दिया जाए। और एक बिग स्टेप ले स्टेट इसके रिगार्डिंग, क्योंकि उन्हें भी हक है एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का, एक पर्सनल लिबर्टी के साथ, एक हार्मोनी के साथ लाइफ अपना जो है जीने का उन्हें भी हक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था ये। अब नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो केस था जो राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू डाई का भी बात करता है। दैट मीन जो है अंडर आर्टिकल 21 दिस केस इज नेम एज कॉमन काज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये एक NGO है, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 9 मार्च 2018 का केस था ये। राइट टू डाई विथ डिग्निटी, मतलब हमें यह हक होना चाहिए एक सम्मानपूर्वक अपना जो है मृत्यु प्राप्त करने का भी। इस केस में आर्टिकल 21 के बारे में बात किया गया कि आर्टिकल 21 अगर जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, तो उसी तरह आर्टिकल 21 के अंदर ही जो है राइट टू डाई की भी बात की गई थी। इस केस में ये था कि अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअली जो है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जी रहा है, तो उसको जो है अगर वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर जो है टर्मिनली इल हो गया पेशेंट, या फिर जो है पर्सन इन अ PVS मतलब होता है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, यानी दैट मीन जो है सेवरल ब्रेन डिजीज, जिसके कारण उस व्यक्ति का जो है माइंड अनकॉन्शियस हो जाता है, वो हमेशा जो है एक जो है बीमार व्यक्ति की तरह पूरी लाइफ जो है अपना बेड पे ही पड़ा रहे। तो वहाँ पे जो है राइट टू डाई की बात की गई विद डिग्निटी, कि वो रिफ्यूज करके जो है इच्छा मृत्यु को जो है मांग सकता है कि हाँ मुझे इच्छा मृत्यु दिया जाए। इसके रिगार्डिंग ही ये केस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। जिसके बाद जो है एक लैंडमार्क जो है बेंचमार्क सेट हुआ सोसाइटी में कि राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। एंड एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि कोई भी केस आप याद करना चाहते हो तो इम्पॉर्टेंट नाम को बस याद कर लो, वर्सेज जो है आपको अपने आप मिल जाएगा। बहुत इसमें दिमाग लगाने, सारे केस आप पूरी तरीके से याद नहीं कर सकते हो कि कॉमन काज और रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बस कॉमन काज
और कब केस था, ये 2018 का केस था। ये आपको अपने आप पता चल जाएगा किस केस से रिलेटेड ये बात किया जा रहा है। इस तरह क्वेश्चन अगर आते हैं केस रिलेटेड तो नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये केस आपको आसानी से समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट केस का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको पढ़ने में। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।